अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, हाउ डज़ अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक्स लाइक। एक सुपर क्रिटिकल स्टेट कैसे की नज़र आती है। तो आपने क्या कहना है, अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक्स लाइक अ सिंगल होमोजेनियस फ्लूइड with properties that are intermediate between a liquid and a gas lacking a distinct phase boundary। मतलब कि एक सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है वो एक सिंगल होमोजीनियस फ्लूइड नज़र आ रहा होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है कि जब गैस लिक्विड में या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही होती है तो इनके दरमियान में एक फेज आता है कि जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाती हैं, कि एक ही प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, तो वो क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई भी फेस बाउंड्री नहीं रहती, कि इसके अंदर हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि नीचे गैस है, नीचे लिक्विड है और ऊपर गैस है, एक ही फेस बन गया होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हम देखें तो वो कह रहे हैं कि कॉमन एग्जांपल ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इंक्लूड सुपर क्रिटिकल वाटर। मतलब कि जब देखें एग्जाम्पल लें कि एक कोई भी पॉट लें, उसमें आप वाटर रखें और उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दें, तो अगर आपने उसके ऊपर लिड नहीं रखी हुई, ढक्कन उसका ऊपर नहीं रखा हुआ, तो जो वेपर्स बनेंगे वो वेपराइज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह रख दें तो क्या होगा, उसके वेपर्स जो होंगे उसी में ही इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसी की स्टेज आएगी कि उसको बॉईल करते रहेंगे और उसके वेपर्स को बाहर निकलने नहीं हम देखेंगे। तो एक ऐसी स्टेट आती है कि जब वो जाते हैं वाटर और जो वेपर्स होते हैं उस वाटर के, वो एक ही स्टेट में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। एक और एग्जांपल उन्होंने बताई हुई कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड भी इसकी क्या है एग्जांपल। आगे वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। के एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है, उसके अंदर हम प्लाज्मा को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे प्लाज्मा इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब इज क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ लो प्रेशर गैस यूजुअली मर्क्यूरी वेपर्स और आर्गोन्स। वो कह रहे हैं कि कोई भी आपने ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि कोई गैस फिल कर देनी है, मर्क्यूरी वेपर्स या आर्गोन को फिल कर देना है। फिर हमने क्या करना है, उसको प्रेशर को बहुत कम कर देना है, और जब हम बटन को चलाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास कर रहे होते हैं। जब हमारा बल्ब जो होता है वो ऑफ होता है तो उसके अंदर से हमें जो होते हैं वो उसके अंदर प्लाज्मा क्रिएट नहीं हुआ होता, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गैसेज होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है कि जो गैस हमने फिल की होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं, और एक वो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने यही कहा हुआ है कि दिस एनर्जी आयोनाइजेस द गैस को आयोनाइज कर जाएगी, स्ट्रिपिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स जो होंगे आर्गोन और मर्क्यूरी वेपर्स, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, एंड क्रिएटिंग अ प्लाज्मा, और एक प्लाज्मा बन जाएगा। प्लाज्मा हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होती हैं उनका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि द प्लाज्मा देन एमिट अल्ट्रावायलेट लाइट। अब ये जो इन्होंने एनर्जी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना दूसरी लाइन में, दिस एनर्जी आयोनाइज द गैस, जो एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की थी, कोई भी चीज़ है जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो उसने अब फिर किसी फॉर्म में एमिट भी करनी होती है, तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है उसकी फॉर्म में एमिट करेंगे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट हमारी आंखों से हमें नज़र नहीं आती, ठीक है, लेकिन जो हमारी वो जो होगा हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब होगी, जो ट्यूब है उसके इर्द गिर्द हमने कोटिंग की होगी, वो फॉस्फोरस की कोटिंग होगी। तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट हुई है वो हमें तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन जो फॉस्फोरस कोटिंग है ना उसको एक्साइट कर देगी, उसके एटम्स को एक्साइट कर देगी। तो वो जो एक्साइट होगा तो वो फिर विजिबल लाइट जो है ना वो एमिट करेगा, जो हमें नज़र आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर, वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड द बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। कह रहे हैं कि जो हम कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये दोनों ब्रांचेस डिफरेंट क्यों हैं, ठीक है।
तो आपने कहना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स, प्लास्टिक्स, फ्यूल्स एंड सिंथेटिक केमिकल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सारे कार्बन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। वो हमारी बॉडी में भी हो सकते हैं और बॉडी से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, प्लास्टिक है हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता, ये हमारे इन्वायरमेंट में होता है। फ्यूल्स हैं, सिंथेटिक केमिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री है वो जो मेन फोकस है वो हमारी बॉडी के अंदर जो वो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको पढ़ना होता है, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन अवर बॉडी। बायोकेमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। इट स्टडीज द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी एंड एंजाइम एक्टिविटी। कि जो भी हमारी बॉडी में जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनका रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन के मैंने 2 आंसर्स लिखे हुए हैं, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये भी लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी को छोटा करके अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज ऑल कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, वाई बायोकेमिस्ट्री में हम फोकस करते हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि गिव द रीजंस ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन वी इम्प्रूव इट। कह रहे हैं कि डायमंड हमने देखा हुआ है तो वो ब्रिलियंस क्यों शो करता है, वो इतना शाइनी क्यों होता है, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। और इसकी शाइन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पूछ रहे हैं। तो आपने कहना है डायमंड्स ब्रिलियंस कम फ्रॉम इस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल के पे भी सर्च करेंगे ना तो इसका आंसर सिर्फ यही बताएंगे कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है उसकी वजह से इसकी डायमंड की ब्रिलियंस है। लेकिन इसका आंसर जो है कंप्लीट, इसके पीछे वाली रीज़न भी तो हमें पता चलनी चाहिए ना कि कार्बन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ज़्यादा है, उसका ऐसे का कोई स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से उसकी ब्रिलियंस ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि इसकी जो ब्रिलियंस ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है ना इन टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर इन जो होती है कार्बन की। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब होता है कि उसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। कार्बन जो है उसने चारों तरफ से दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उसका ऐसे का स्ट्रक्चर बन जाता है कि उसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो जाती है और उसकी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक अलग टॉपिक है, वो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है ना उसके स्ट्रक्चर के अंदर ही बार बार होती है जिसकी वजह से वो हमें शाइनी शो होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इट्स स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल लैटिस एंड स्ट्रक्चर इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। इसकी वजह से वो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आता है और उसकी जो डिस्पर्शन और स्पार्कल है ना, जो चमक होती है वो हमें उसकी नज़र आती है। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ब्रिलियंस इम्प्रूव विद इम्प्योरिटी रिमूवल। अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको हम रिमूव करते हैं, उसके सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, उसके सरफेस पे ऐसे के ट्रीटमेंट्स करते हैं कि वो ज़्यादा शाइन करे और उसकी कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। कि कटिंग हम देखा हुआ है कि डायमंड बिल्कुल एक डिब्बे के किसी फार्म में डिब्बे के फॉर्म में नहीं होता, कि वो डायमंड की एक स्पेसिफिक शेप होती है। अगर वो उसकी स्पेसिफिक शेप ना आए, उसकी जो रगड़ाई वगैरह है जो हम उसको कहते हैं वो ना ठीक हुई हो तो वो जो है वो ब्रिलियंस शो नहीं करता, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। कि सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व कैसे होता है ये हमें बताएं। तो आपने क्या कहना है कि जब सोडियम क्लोराइड को हम पानी में
डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड के आयंस जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं पानी में। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि पानी जो है वो भी आयंस की फॉर्म में होता है, उसके अंदर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस होते हैं, एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन होता है, H और OH। H जो है वो क्लोरीन के साथ जाके मतलब कि उसको अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमने पढ़ा हुआ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो सोडियम है ना वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं और उनको सराउंड कर लेते हैं। पानी के गिलास में जब हम नमक डालते हैं तो नमक कम मिकदार में होता है और पानी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो वो जो होते हैं ना पानी के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नमक के नेगेटिव आयंस को सराउंड कर लेते हैं, और जो पानी के नेगेटिव आयंस होते हैं वो नमक के पॉजिटिव आयन को सराउंड कर लेते हैं। तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। यही इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर इट्स आयोनिक बॉन्ड ब्रेक्स ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, इनके दरम्यान में जब इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है, तो वो आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। वाटर इज पोलर नेचर। अब मैंने आपको बताया कि वाटर्स में भी पोल्स होते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। वो क्या कर देते हैं, सराउंड कर लेते हैं और पोल्स अपार्ट सोडियम एंड क्लोराइड आयन अलाउइंग दैम टू डिस्पर्स इवनली। वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं पूरे सोल्यूशन में। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन भी कहते हैं और सोल्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं कि वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सोलिबिलिटीज इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी वाटर में डिफरेंट सोलिबिलिटीज क्यों हैं। तो हमने कहना है कि जो सोलिबिलिटी होती है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे और लैटिस एनर्जी वर्सेस हाइड्रेशन एनर्जी पे, ठीक है। अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या है कि जैसे हमने ऊपर नमक को पानी में डिसॉल्व किया था तो नमक पानी और नमक के दरमियान में क्या हो गई थी, इंटरेक्शन हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होती, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसे ही लैटिस एनर्जी का मतलब होता है, लैटिस एनर्जी का आयंस का आपस में टूटना, और हाइड्रेशन एनर्जी हमने ऊपर पढ़ा है कि आयंस को डिसॉल्व करना। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, आयंस टूट ही नहीं रहे, पानी तो फिर उसको सराउंड ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो डिसॉल्व नहीं अच्छे से होगा, ठीक है। तो आगे उन्होंने लाइन लिख दी हुई है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ उसकी इंटरेक्शन अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस अच्छा बनाएगा एंड लो लैटिस एनर्जी, और उसकी लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, तो फिर वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें उल्ट होंगी, वाइस वर्सा अगर आप लिखते हैं तो उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहे हैं कि वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3, कि KNO3 जो है उसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हमने रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व किया है तो वो थोड़ा सा मिक्स हो गया, लेकिन जब हम उसको ठंडा करते हैं फ्रिज में रख के तो वो वापस से प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, उसके वापस से नमक के फॉर्म में आ जाता है। तो कह रहे हैं कि KNO3 जो है वो तो वापस से क्रिस्टलाइज्ड आउट हो जाता है, लेकिन NaCl जो है वो नहीं क्रिस्टलाइज आउट होता। क्यों नहीं होता? तो हमने जब ये वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि NaCl जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो ठंडे पानी में भी उतना डिसॉल्व होता है जितना गर्म पानी में होता है, लेकिन KNO3 जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि जब उसको ठंडा करते हैं तो वो कम डिसॉल्व होता है, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो ज़्यादा डिसॉल्व होता है। इसी तरह आपने आंसर में लिखना है कि NaCl कैन नॉट बी इजीली क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर। NaCl को हम इजीली क्रिस्टलाइज आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी चेंज नहीं होती वाटर के साथ, या फिर लिटिल चेंज होती है, इसीलिए कूलिंग डज नॉट कॉज सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन। ठंडा करने से वो प्रेसिपिटेट्स का मतलब क्या है कि उसका गुठलियाँ वगैरह बनना, मतलब कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में वापस आ जाना, ठीक है। तो आगे वो कह रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट KNO3 हैज़ अ मच ग्रेटर सोलिबिलिटी इंक्रीज इन वाटर, कि जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो KNO3 ज़्यादा डिसॉल्व होता है, अलाउइंग ईजी क्रिस्टलाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें क्या कह रहे हैं, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, कि ग्रेफाइट जो है उसको जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें स्लिपरी क्यों टच होता है, हमें स्लिपरी क्यों लगता है वो, ठीक है। तो आपने कहना है कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी बिकॉज ऑफ इट्स लेयर ऑफ कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर। हमने जब पढ़ा था ग्रेफाइट के बारे में तो आपने कहा था कि हेक्सागोनल रिंग्स
जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती हैं तो फिर ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफीन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक ग्रेफीन की एक सिंगल लेयर होता था और उसके ऊपर ग्रेफीन की इतने ज़्यादा लेयर्स आते थे तो ग्रेफाइट बन जाता था। अब वो कह रहे हैं कि वो जो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स पड़ी हुई हैं ना, वो क्या है, वो जो है वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस के साथ हैं। ठीक है, मतलब कि उनको जब हम टच करते हैं तो वो थोड़ी सी हिल जाती हैं अपनी जगह से, थोड़ी सी स्लाइड ओवर हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है, क्या होता है कि हिल रहा है, थोड़ा सा स्लिपरी हमें लग रहा होता है। आगे उन्होंने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, कि कौन सी प्रॉपर्टी इसकी लुब्रिकेंट के तौर पे हमें यूज़ करने के लिए हमें ग्रेफाइट को हम यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। लुब्रिकेंट क्या होता है कि जो चीज़ हम, जैसे कि मशीन है या कोई दरवाज़ा है, कि कोई भी मशीनरी हो सकती है, कि उसके अंदर से जब फ्रिक्शन उसकी बहुत ज़्यादा, रगड़ उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। जैसे कि दरवाजे जो होते हैं जब हम बंद या खोलते हैं तो चूँ चूँ की आवाज़ आती है, ऐसे मशीन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा खड़खड़ करने लग जाती हैं, तो उसको हम ऑयलिंग करते हैं, लुब्रिकेंट, वो उसको हम क्या कहते हैं कि हमने इसकी लुब्रिकेशन की है, उसको ऑयल किया है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो होते हैं ना ग्रेफाइट, ये हमें हमारा एक ड्राई लुब्रिकेंट है। ठीक है, इसको हम ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये हमने इसके आंसर में ही लिखना है कि द लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है ना इसका, वो ही यही प्रॉपर्टी जो है वो उसको ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है मशीन की, और इसको हम हाई टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर लिक्विड लुब्रिकेंट्स फेल, जहाँ पे लिक्विड देखें टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है ना तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं ना वो वेपराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, वेपराइज्ड हो जाते हैं, तो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम इसको ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं क्योंकि ये वेपराइज्ड नहीं होता। ठीक है, यही 8 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।